डियर स्टूडेंट, आप लोगों के बीच आज फिर से बायोलॉजी वाला लेकर आए हैं। 8वां चैप्टर बायोलॉजी का 12th का 8वां चैप्टर और विविया इम्पोर्टेंट्स। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चे जो है मेरे ही संस्थान के बच्चे हैं और वो मतलब एक मैसेज भेजे हैं और उसमें थोड़ा बोले हैं सर मैं एक शायरी देते हैं, मेरा नाम नहीं नोट करिएगा और थोड़ा हम क्लासेस के लिए शायरी बनाए हैं तो देते हैं। चलिए उसके शायरी को थोड़ा हम पढ़ते हैं। वो लिख कर भेजे हैं कि आपकी क्लास में बेरियत का कोई इवोल्यूशन नहीं होता। आपकी क्लास में बेरियत का कोई इवोल्यूशन नहीं होता। आपके पढ़ाए बिना बायोलॉजी का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब आपके पढ़ाए बिना बायोलॉजी का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब आप हंसकर पढ़ाते हैं प्लांट और एनिमल किंगडम तो दिमाग में ज्ञान का संचार होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो थैंक यू। और नाम बोले हैं सर नहीं नोट करने के लिए, इसीलिए नाम नहीं नोट कर रहे हैं। तो चलिए थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको बायोलॉजी वाले सर के लिए, बाय DRX MRP सर के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक है 8वां टॉपिक लेकर हम चलते हैं और 12th का VBI इम्पोर्टेंट्स ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए मेरा नोट्स काम करते हैं और साथ ही साथ 12 2027 में जो अब की बार 80 से प्लस क्वेश्चन लड़ेगा वो यही बायोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म से ही लड़ेगा। तो चलिए लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। चलिए और लास्ट तक बने रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए 8वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ डिजीज। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ डिजीज। चलिए हेल्थ क्या है, चलिए हेल्थ से जानकारी लेते हैं। हेल्थ स्वास्थ्य WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से, WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। चलिए उसी में नेक्स्ट है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, स्वच्छता, व्यायाम, टीकाकरण और स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है। मतलब अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए क्या क्या जरूरी है? अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, स्वच्छता और व्यायाम करना चाहिए और टीकाकरण लगाना चाहिए और स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है, स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखना चाहिए। चलिए रोग क्या है? अगला टॉपिक है रोग। रोग क्या है? यानी डिजीज। रोग दो प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक संक्रमक होते हैं, एक असंक्रमक होते हैं। संक्रमक यानी इन्फेक्शन। संक्रमक जो है बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ आदि से होते हैं। मतलब संक्रमक जो है, संक्रामक यानी ये जो इन्फेक्शन जो है बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ आदि से होते हैं। मतलब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ आदि से होता क्या? संक्रामक होता है, इन्फेक्शन। चलिए असंक्रमक क्या है? असंक्रमक नॉन इन्फेक्शन, ये मधुमेह होता है, कैंसर होता है, उच्च रक्तचाप आदि होता है असंक्रमक में। मतलब असंक्रमक में डायबिटीज वाले पेशेंट असंक्रमक में ही आएंगे और कैंसर वाले भी होंगे और उच्च रक्तचाप मतलब जिसको धड़कन की बीमारी है, मतलब वो भी कहाँ आएंगे? यही असंक्रमक में आएंगे आदि। चलिए प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा इम्यूनिटी क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा, मतलब जन्मजात, जन्म से ही कोई प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी जन्म से प्राप्त होता है। जैसे मान चलिए जन्मजात प्रतिरक्षा क्या कि किसी को जन्म से ही शरीर में एनर्जी है, वो जो है ऐसा नहीं है कि जन्मने के बाद उसके शरीर में एनर्जी आएगा, नहीं, वो जन्मजात एनर्जी आया है, जन्म से ही रहेगा। अर्जित प्रतिरक्षा क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जीवन के दौरान विकसित होती है। अर्जित प्रतिरक्षा जीवन के दौरान क्या विकसित होता है? देखिए अगर कोई भी बच्चा है उसके शरीर में मतलब जो जन्मजात है वो एनर्जी रहेगा। जब बच्चे जन्म के बाहर मतलब जन्म लेने के बाद बच्चे में क्या आएगा? बच्चे में
टीथ आएगी, मतलब दांत आएगी। जन्म से पहले उसको दांत नहीं थी, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, अर्जित प्रतिरक्षा, मतलब जन्म के बाद जो आता है वो अर्जित प्रतिरक्षा। जन्म जात मतलब जन्म के ही समय से जो उसके अंदर रहेगा वो प्रतिरक्षा होगा, इम्यूनिटी होगा। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक सक्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, टीकाकरण या संक्रमण से होता है। मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, टीकाकरण, मतलब किसी को डिजीज हो गया, किसी को बीमारी है और उसको क्या है, वो संक्रमित हो गया तो उसको लिए क्या करना होगा, टीकाकरण उसको लगाना होगा। क्या लगाना होगा, टीकाकरण लगाना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये तैयार एंटीबॉडी मिलने से होता है। मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब कोई आदमी मतलब किसी आदमी को जैसे मान चले बुखार है, अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जब तक मान चले एंटीबायोटिक अगर नहीं लगेगा तो क्या वो बुखार डन नहीं होगा। एंटीबायोटिक जब तक वो टेबलेट नहीं खाएगा तब तक बुखार दूर नहीं होगा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा ये तैयार एंटीबॉडी मिलने से होता। जब बॉडी अगर स्वस्थ रहेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, अगर बॉडी अस्वस्थ है तो उसको क्या होगा, एंटीबॉडी की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख रोग। प्रमुख रोग क्या क्या है, देखिए प्रमुख रोग अभी आप लोग के सामने में मलेरिया का कारक क्या, देखिए मलेरिया का नाम आप लोग सुने होंगे, मलेरिया हो गया। तो मलेरिया हो गया तो किसके काटने से मलेरिया हो गया, तो डेंगू के काटने से मलेरिया हो गया। तो कैसा डेंगू, तो चलिए मलेरिया का जो कारक है वो प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। और वो जो है उसका वाहक किसके काटने से होता है, तो मादा मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलिस यानी मादा मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। टाइफाइड बुखार का नाम आप लोग, टाइफाइड बुखार के लक्षण का आप लोग नाम सुने होंगे। तो टाइफाइड का कारक क्या, तो सैल्मोनेला टाइफाइड जो है ये इसका टेस्ट क्या है, जब किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड हो जाता है तो उस टाइफाइड से ग्रसित व्यक्ति के लिए डॉक्टर उसको विडाल टेस्ट लिखते हैं। कौन सा जांच लिखता है, विडाल टेस्ट। कैसे व्यक्ति के लिए, टाइफाइड जिसके शरीर में टाइफाइड का लक्षण हो गया है उन व्यक्ति के लिए डॉक्टर साहब विडाल टेस्ट लिखते हैं। और नेक्स्ट है अमीबावाइसिस। इसका कारक है इंटामोबिया और हिस्टोलेटिकल। मतलब हिस्टोलेटिकल जो है ये अमीबिया जो है अमीबाएसिस कारक जो है एंटामोबिया हिस्टोलेटिकल, ये क्या है, इसका कारक है। और ये जो है मतलब जैसे मान के चलिए हाइड्रा है, मान के चलिए आलू में जो है मान के चलिए वो आलू में तरह तरह के, मतलब एक आलू है, आलू में तरह तरह का जैसे उसमें जो है अलग अलग आकार निकल जाता है। तो अलग अलग जो आकार में वो ढल जाता है तो वो भी क्या है, जैसे मान चलिए मूली में भी उसका पैर बन जाता, हाथ बन जाता, वो क्या, वो एक हाइड्रा की तरह वो रूप ले लिया। उसमें भी उसका क्या, वो भी एक बीमारी का लक्षण है। वही है कि अमीबावाइसिस जो है उसका कारक क्या है, एंटामीबा हिस्टोलेटिकल है। और नेक्स्ट टॉपिक है रिगवर्म यानी कवक से होने वाला रोग। कवक से मतलब फंगस से होने वाला क्या है, रोग है, वो किसके अंतर्गत आता है, रिगवर्म के अंतर्गत। चलिए अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है एड्स। बहुत खतरनाक बीमारी है एड्स का नाम आप लोग सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। रेड लाइट एरिया में ये अधिक एड्स वाले व्यक्ति आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कहीं ना कहीं तो पटना जो है, पटना जंक्शन पर ये एड्स फैलाने वाले बहुत घूमते रहते हैं और रेड लाइट एरिया में तो रहते ही रहते हैं। चलिए इसका कारक क्या है, HIV। रेड मतलब एड्स जो है, इसका एड्स का कारक है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। मतलब मनुष्य के अंदर क्या होता है, वो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है जो फैलने से वो एड्स का शिकार हो जाता है। और वो संक्रमण के माध्यम यानी संक्रमित रक्त असुरक्षित यौन, और वो अक्सर जो है यौन से फैलता है, मतलब स्त्री के भेजना से। और क्या होता है कि मतलब जो रेड एरिया में जो गर्ल्स या लेडीज काम करती है वो क्या करते हैं, वो सुरक्षा कवच नहीं लगाने की वजह से उसमें अच्छे व्यक्ति अगर वहां पहुंचते हैं तो वो अपना सेपरेट का ध्यान नहीं रखते हुए एक दूसरे से संबंध बनाता है तो वहीं एड्स फैलता है। और वैसे व्यक्ति से भी एड्स फैलते हैं, अगर वो रेड एरिया में जाए या नहीं जाए उससे कोई
मायने नहीं रखता है। अगर उस व्यक्ति को अगर नाई के दुकान में जाता है, अगर उन व्यक्ति को मतलब जो पहले से एड्स ग्रसित है उसको अगर कहीं कट लग जाता है, उसी ब्लेड से या उसी मतलब उसका जो मतलब कस्तूरी उसका जो मशीन है उसी मशीन से नेक्स्ट व्यक्ति का अगर फिर से मतलब जो है हजमा अगर उसका बाल काटता है या दाढ़ी काटता है तो ब्लड के इन्फेक्शन से भी एड्स फैलती है। ठीक ना। तो चलिए इसमें फिर अगला जानकारी और हम आप लोग को दे रहे हैं। तो मतलब कह रहा है संक्रमण के माध्यम क्या है, मतलब एड्स जो फैलता है वो संक्रमण के माध्यम क्या है। संक्रमित रक्त और सुरक्षित यौन संपर्क, मतलब जिसका यौन सुरक्षित नहीं है वहां से भी, यौन सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित है तो वहां से भी फैलेगा। उसके बाद जो है कोई व्यक्ति को हॉस्पिटल में गया या कोई नर्सिंग होम में गया या कोई डॉक्टर एक ही इंजेक्शन से 2-3 व्यक्ति को अगर मतलब इंजेक्शन लगा दिया तो उस क्रम में भी क्या होगा, व्यक्ति को मतलब क्या है एड्स फैलने की संभावना है। एड्स से बचने का उपचार क्या है, उसका बचाव सुनिए। बचाव क्या है, सुरक्षित रक्त। और एक टॉपिक छूट गया है मतलब संक्रमण माध्यम के, तो वो फिर से हम बोल देते हैं कि मां से शिशु में, मतलब मां से शिशु में संक्रमण का यानी एड्स कैसे फैलेगा। तो मान के चलिए कोई भी मां के यौन से ही ये एड्स की अक्सर फैलते हैं। तो कोई भी मां को अगर एड्स है तो उनके बच्चे को भी एड्स होगा। ये 7 से 8 पीढ़ी तक लगातार जाते हैं जहां तक की जानकारी है। और लगभग में जो मां को अगर एड्स है तो उनके होने वाले बच्चे को भी एड्स होंगे, यानी उस शिशु को भी एड्स होंगे। एड्स से बचने का बचाव क्या है, सुरक्षित रक्त, मतलब यह जो है सुरक्षित रक्त, मतलब जो साफ सुथरा रक्त से है। कि मान चले किसी को पहले से क्या है, मान चले किसी को ब्लड लेना है तो ब्लड लेना है तो उस ब्लड का पहले जांच करवाना पड़ेगा। अगर जांच नहीं हो पाएगा तो तब तक वो ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा। ब्लड से भी वो क्या होता है, बहुत सारी बीमारी आती है। ब्लड किसी को चढ़ाया जाता है तो उस ब्लड को भी पहले लैब में जांच कर लिया जाना चाहिए, उसके बाद किसी व्यक्ति पर ब्लड चढ़ाना चाहिए। ब्लड से भी फैलता है। नेक्स्ट टॉपिक, इसका बचाव जो है, बचाव है सुरक्षित रक्त। तो रक्त समझ गए किस तरह से, सुरक्षित रक्त कैसा होगा, नई सुई का उपयोग, मतलब नई नीडल यानी सुई का उपयोग करना चाहिए। जो एक व्यक्ति को इंजेक्शन लग गया वो दूसरे व्यक्ति पर यूज नहीं करना चाहिए, उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। और उसके बाद आप लोग सुनेंगे कैंसर का नाम। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी होते हैं। तो कैंसर जो है, कैंसर क्या है, जिस तरह से एड्स खतरनाक बीमारी है उसी तरह से कैंसर भी है। कैंसर क्या है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि है, मतलब कोशिका में नियंत्रित टाइप से वृद्धि नहीं होता। मतलब नहीं, मतलब नहीं होता है। कौन चीज, नियंत्रित, किसकी, कोशिका की। तो कोशिका में नियंत्रित वृद्धि नहीं होने के कारण, अनियंत्रित नहीं होने के कारण, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि नहीं होने के कारण